हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग परासरण दाब ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। परासरण दाब ज्ञात करने की 3 विधियां बताई गई हैं, जिसमें से पहली विधि है फेफर विधि, दूसरी विधि है मोर्स और फ्रेजर विधि और तीसरी विधि है बर्कले तथा हर्टले विधि। तो इसमें फेफर विधि और मोर्स तथा फ्रेजर विधि जो है वो दोषपूर्ण विधि है। इन दोनों विधियों द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने में तमाम त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए इन दोनों विधियों द्वारा परासरण दाब नहीं ज्ञात किया जाता है। परासरण दाब ज्ञात करने की जो सबसे अच्छी विधि बताई गई है वो तीसरी विधि है, जिसे बर्कले और हर्टले विधि कहते हैं। तो इसी विधि से परासरण दाब ज्ञात करने का अध्ययन हम लोग करेंगे और यही विधि परीक्षा में सबसे ज़्यादा आती भी है। तो इसलिए आइए इसे समझते हैं। बर्कले हर्टले विधि कम समय में परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे सरल एवं सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं। प्रयुक्त होने वाले उपकरण में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये 2 समकेंद्रीय नलियां विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं, जिसमें भीतरी नली जो होती है, भीतरी नली इस सरंध्र पात्र की बनी होती है, अर्थात इसके दीवारों में छिद्र होते हैं। इस सरंध्र पात्र की बनी होती है, जैसे जाली वाली जो पाइप आती है बिल्कुल वैसे ही सरंध्र पात्र की बनी होती है, छिद्रयुक्त होती है। और इसकी दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6 की कृत्रिम अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती है। इसकी दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली या अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। पात्र के एक सिरे पर नली के एक सिरे पर या सरंध्र पात्र से बनी नली के एक सिरे पर एक बिंदुपाती की एयर टाइट करने के लिए कार्क लगाया गया है और इसी कार्क की सहायता से एक बिंदुपाती की ड्रॉपिंग फनेल और सरंध्र पात्र के दूसरे सिरे पर एक केस नली लगी होती है। एक केस नली है, कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर पैमाना बना होता है, इसी पे
जिस पर हम विलायक के तल की ऊंचाई को नोट करते हैं। बिंदुपाती, इसी बिंदुपाती कीप की सहायता से, ये जो बिंदुपाती कीप है, ड्रॉपिंग फनल है, बिंदुपाती कीप की सहायता से भीतरी नली में, इस भीतरी नली में शुद्ध विलायक को भरा जाता है। शुद्ध विलायक भरा जाता है यहाँ पे, शुद्ध विलायक भरा जाता है। बाहरी नली, ये तो भीतरी नली के बारे में हो गया। अब बाहरी नली के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बाहरी नली बाहरी नली ये पूरा राउंड में है, पूरा राउंड में, जैसे हम लोग केवल यहाँ ऊपर और नीचे दिखाएंगे, लेकिन ये पूरा राउंड में रहेगा। जैसे यहाँ भी ये बाहरी नली है, एक गन मेटल की बनी होती है। गन मेटल, गन मेटल एक मिश्र धातु है, आप हम लोगों को पता है। गन मेटल, इसमें 88% गन मेटल एक मिश्र धातु है। इसमें 88% जो है कापर होता है और 2% जिंक होता है, साथ में 10% टिन होता है। तो इसी गन मेटल की ये बाहरी नली बनी होती है। ये बाहरी नली गन मेटल की बनी है। बाहरी नली में यहाँ पर एक गतिशील पिस्टन लगा होता है। बाहरी नली में एक गतिशील पिस्टन तथा एक गतिशील पिस्टन है तथा एक दाब मापी लगा है, ताप मापने के लिए। एक दाब मापी यहाँ लगा हुआ है। एक पैमाना बना हुआ, नोट का दाब पढ़ लेते हैं इसी पे। अब जिस पिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है तो उसको एक गतिशील पिस्टन स्वेच्छा से ऊपर नीचे आ जा सकता है। इस गतिशील पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे इसी बाहरी नली में ही, इसी बाहरी नली, बाहरी नली है, इसी बाहरी नली में ही भर देते हैं। बाहरी नली में इसी भर देते हैं और भरने के पश्चात जब ये भरेंगे तो ये राउंड में होने के कारण यहाँ भी भरेगा, यहाँ नीचे भी आएगा। ये विलयन यहाँ सब भर जाएगा। ये भी विलयन है, यहाँ भी विलयन आएगा, लेकिन हम ये सामने नहीं लिख सकते, नहीं तो सब गंदा हो जाएगा। इसको समझिए कि ऐसे राउंड में होने के कारण इस भीतरी नली के चारों ओर विलयन भर जाता है। विलयन भरने के बाद गतिशील पिस्टन और दाब मापी लगाकर दाब मापी लगा देते हैं और फिर शुद्ध विलायक को बिंदुपाती कीप की सहायता से भीतरी नली में भरकर केश नली में जल का तल
नोट कर लेते हैं या शुद्ध विलायक का तल नोट कर लेते हैं और नोट करने के पश्चात इसको कुछ समय के लिए फिर छोड़ देते हैं। परासरण की क्रिया के कारण भीतरी नली से शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए बाहरी नली में आते हैं और बाहरी नली में आने के कारण भीतरी नली में शुद्ध विलायक का आयतन घटने लगता है। शुद्ध विलायक का आयतन घटने के कारण केश नली में जब यहाँ से विलायक के कण जो है वो बाहरी नली में जाएंगे, यहाँ का वॉल्यूम जो है वो घटने लगता है, जिसके कारण केश नली में, एक केश नली है, केश नली में जो विलायक का तल होता है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ का आयतन घटने से विलायक का तल नीचे गिर जाता है और बेलियन का आयतन बढ़ने के कारण, बेलियन का जब यहाँ पे आयतन बढ़ेगा, विलायक के कण जब दरअसल बाहरी नली में जब आते हैं तो यहाँ का आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने के कारण इस गतिशील पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण गतिशील पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाता है, उठ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से खिसक के ऊपर मान लीजिए आ जाता है और फिर इसी यहाँ पे आ जाता है, उठ के यहाँ। अब फिर इस गतिशील पिस्टन के ऊपर, यानी इस गतिशील पिस्टन के ऊपर हम इतना प्रेशर डालते हैं कि केश नली में विलायक का तल जो है, मान लीजिए विलायक का तल गिर के यहाँ तक चला आया था, लेकिन जब विलयन इस गतिशील पिस्टन के ऊपर, बाहरी नली में लगे हुए गतिशील पिस्टन के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि केश नली में विलायक का तल जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए, तो इसी लगाए गए बाह्य दाब को ही इस लगे हुए दाब मापी की सहायता से नोट कर लेते हैं। यही इस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो यही बर्कले हर्टले विधि है। तो इस विधि से परासरण दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है। इस विधि की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उन विशेषताओं में पहली विशेषता यही है कि बर्कले हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है। और दूसरी विशेषता यह है कि इस विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने में भीतरी नली पर जो लगाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस पर अधिक दाब नहीं पड़ता है, जिसके कारण इस झिल्ली के टूटने की संभावना बहुत कम होती है। तीसरी विशेषता जो बताई गई है इस विधि की, कि प्रयोग करते समय विलयन की सांद्रता जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, जिसके कारण परिणाम जो है वो शुद्ध प्राप्त होता है। और चौथी विशेषता के बारे में बताया गया है कि इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली पर सीधा दाब नहीं पड़ता है, अतः इस विधि से उच्च परासरण दाब भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है बर्कले हर्टले विधि। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।